नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मिडिल ईस्ट में वही बादल अब तक उमड़ घुमड़ रहे हैं जो कल थे, जो परसों थे। जंग जैसे हालात बने हुए हैं। इजराइल की तरफ से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, हमले की खबरें हैं, जॉर्डन के ऊपर हमला हुआ है और भी कई सारी चीजें हुई हैं जिनके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। काफी सारी पॉलिटिक्स चल रही है। जैसा मैंने कहा था, जैसे जैसे संडे करीब आ रहा है वैसे वैसे आवाजें बदलने लगी हैं। सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस समय की यह है कि इमाम अली खामनेई को 131 दिन बाद, उनकी शहादत के 131 दिनों के बाद, मशहद में जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उनकी फैमिली रहती थी, जहां उनके बुजुर्ग रहते आए हैं, उस मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस पूरे प्रोसेस में ये जो जनाजा चला है सैयद अली खामनेई का, वो सारी दुनिया ने बड़ी हैरत के साथ देखा है। लोगों को ये भरोसा नहीं हो रहा था कि ईरान के लीडर के लिए, ईरान के शहीद रहबर के लिए 4 करोड़ से ज्यादा लोग सड़कों पर आए। 5 शहरों में उनका जनाजा गया है। सबसे पहले तेहरान में गया, तेहरान के बाद वो कुम में गया, और उसके बाद इराक के नजफ और करबला में गया, और उसके बाद फाइनली मशहद पहुंचा। और इस पूरे प्रोसेस में जितने लोगों ने हिस्सा लिया है, उनका जो नंबर बताया जा रहा है वो 4.1 करोड़ से 4.3 करोड़, यानी 41 से लेकर 43 मिलियन, यानी मोटा मोटी 4.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है, ये कहा जा रहा है। तारीख में ऐसा एग्जाम्पल दूसरा नहीं मिलता है। तारीख में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है कि किसी एक लीडर की मौत के बाद इतने सारे लोग सड़क पर आए, और खास तौर पे तब जब पूरा मीडिया, चाहे वो यूरोपियन मीडिया हो, चाहे इंडियन मीडिया हो, या फिर अमेरिकन मीडिया हो, ये सारा मीडिया पिछले कई सालों से ये बताने में लगा हुआ था कि ईरान के लोग तो इमाम अली खामनेई से बेहद नाराज हैं। वो तो सड़कों पर निकलने का इंतजार कर रहे हैं, और इसी उम्मीद में अमेरिका और इजराइल ने उनको शहीद किया था 131 दिन पहले, 131 डेज पहले, कि वो मारे गए। उसके तुरंत बाद ईरान की जनता, ईरान की आवाम सड़क पर अमेरिका और इजराइल के झंडे लेकर आ जाएगी। लेकिन हम सब ने देखा उस समय जब ये हत्या हुई थी, जो पहला वीडियो मैंने किया था उसमें मैंने कहा था कि सारी चीजें इस पर डिपेंड करेंगी कि ईरान की जनता किस तरह से बिहेव करती है। और अगले ही दिन जब यह दिखा कि ईरान के लाखों लोग सड़कों पर आए इमाम अली खामनेई के नारे लगाते हुए, अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए लोग सड़कों पर आए, तभी मेरी समझ में आ गया था कि इस मुल्क को हराना नामुमकिन है। किसी मुल्क की आर्मी को आप हरा सकते हैं, लेकिन किसी मुल्क के आवाम को आप हरा नहीं सकते हैं। तो ये जो भीड़ आई है, जिसमें ईरान और इराक के लोग तो थे ही, शिया लोग तो थे ही, लेकिन उसके अलावा भी दुनिया भर से लोग गए थे। ये भीड़ बताती है कि ईरान के अंदर इमाम अली खामनेई की जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी जो इज्जत थी, वो किस कदर थी। और यहां तक कि जो लोग नाराज भी थे, जो लोग थोड़ा परेशान भी थे, जो लोग थोड़ा नाशाद भी थे, वो भी जब एक बार उनके लीडर को शहीद कर दिया गया तो अपनी सारी पुरानी दिक्कतें भूलकर अपने मुल्क के साथ खड़े हुए, क्योंकि उनको मालूम था कि अमेरिका और इजराइल जहां जहां गए हैं वहां सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हुई है, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। मशहद में जो आखिरी नमाज जनाजा पढ़ा गया, उसको लीड किया सैयद अली खामनेई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनेई ने। मुस्तफ़ा खामनेई के वीडियोस आए जिसमें वो लीड कर रहे थे। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और उसके बाद शहीद को और उनकी फैमिली को सुपुर्द खाक किया गया। यहां एक बड़ा सवाल उठा, और यह सवाल बार बार पूछा गया कि आखिर मुस्तफ़ा अली खामनेई, जो इस समय ईरान के रहबर भी हैं और खामनेई साहब के बेटे भी हैं, आखिर वो इस पूरे प्रोसेस में क्यों नहीं शामिल हुए। ईरान की तरफ से लगातार यह बात कही गई कि सिक्योरिटी की वजह से उनको शामिल नहीं किया गया, वरना अमेरिका और इजराइल ने पूरी तैयारी करके रखी थी कि उनको भी शहीद कर दिया जाए। तो बाप के साथ साथ बेटे का जनाजा ना उठे, यह तय किया ईरान ने, और वो बाहर नहीं आए, ऐसा कहा जा रहा है। और ये जो बात कही जा रही है, ये इतनी बेमानी भी नहीं लगती, खास तौर पे तब जब आप इस बात को देखें कि तेहरान से मशहद की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर जानबूझकर अमेरिका ने बमबारी की है, एक पुल को तोड़ दिया है, और इसकी वजह से तेहरान से मशहद की तरफ जाने वाली ट्रेन, जिसमें हजारों लोग जाना चाहते थे सुपुर्द खाक होते हुए देखने के लिए अपने रहबर को, वो ट्रेन नहीं चल पाई।
इस पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की कई कई कोशिशें की गई और मैं तो कहूंगा कि ईरान की एक और सफलता है कि इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने बहुत कायदे से निपटा दिया। और अब यह खबर आ रही है, तस्नीम न्यूज की यह खबर है और भी कई जगहों पर यह खबर आई है, जो ईरानी मीडिया है उससे यह खबर आई है, वो ये बता रहे हैं कि जुमे को यानी फ्राइडे को मगरिब और ईशा की नमाज के बाद एक मेमोरियल सेरेमनी जो होगी इमाम अली खामनेई की, उसको लीड करेंगे मुस्तबा। कहा जा रहा है कि 131 दिन बाद पहली बार वो पब्लिकली आएंगे और वहां पर अपना भाषण देंगे, अपनी बात करेंगे, जब वो ईरान में पहली बार पब्लिक में होंगे। अब कितनी कंफर्म है खबर, कितनी खबर कंफर्म नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन चूंकि ईरान के मीडिया हाउसेस से, खासतौर पे तस्नीम जैसे न्यूज चैनल से ये ब्रेक की गई है, तो यह खबर सही भी हो सकती है, लेकिन जुमे तक का इंतजार करना पड़ेगा। वहां अगर मगरिब और ईशा की नमाज के बाद कुंभ में ये होना है, अगर कुंभ में इस ईशा और मगरिब की नमाज के बाद मुस्तबा अली खामनेई दिखाई देते हैं, तो ये ईरान का एक और स्टेटमेंट होगा, ईरान का ये जवाब होगा उन लोगों के लिए जो शक कर रहे हैं कि मुस्तबा अली खामनेई भाषण देने के या पब्लिक के बीच में आने के हाल में है भी या नहीं है। तो इसके लिए तो जुमा का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जुमे का इंतजार एक और चीज के लिए कीजिए। सैटरडे और संडे को मार्केट बंद होता है और ट्रंप के बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो सैटरडे और संडे में तय होते हैं। जब ये जंग दोबारा शुरू हुई थी तब भी मैंने कहा था कि देखना ये होगा कि ये जंग लंबी चलती है या फिर सैटरडे संडे तक इस जंग को चलाकर और मंडे को अचानक ये बयान या संडे की रात को अचानक ये बयान आता है कि फिलहाल बातचीत शुरू हो गई है, हम जंग रोक रहे हैं, आगे हम हमले नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है। और आप देखिए जैसे जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लगातार फिर से बयान आने शुरू हो गए हैं, खबरें छपनी शुरू हो गई हैं। और खास तौर पर एक्सियास, जिसको मैं कहता हूं कि व्हाइट हाउस का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वहां यह खबर जब आनी शुरू हो जाए कि बातचीत की प्रोसेस दोबारा शुरू की जा रही है, कतर और पाकिस्तान ने फिर से हरकतें शुरू कर दी हैं ताकि बातचीत हो जाए, अंदर अंदर बात हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जब इस तरह की खबरें आए तो आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका इस वीकेंड में वार को रोकने की कोशिश कर रहा है, मंडे से ये वार रुक जाए इसकी कोशिश कर रहा है। और इसकी अपनी वजूहात हैं, हालांकि ये पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है, उसकी भी अपनी वजहें हैं। इजराइल की हरकत पर मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक वजह आपको समझनी पड़ेगी, तेल दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान ने यह समझ लिया है कि दुनिया तेल पर चलती है। तेल की सप्लाई बंद हुई और दुनिया की हालत खराब, तो होर्मुज ऑलमोस्ट बंद है, बमुश्किल 10 टैंकर कल रात को गुजरे हैं। और अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से कल रात को हमले हुए हैं और खास तौर पर सैयद अली खामनेई के पूरे जनाजे के प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने के लिए तेहरान मशहद रूट को डिस्टर्ब किया गया है, उसके बाद किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर बाब अल मंदेब को भी बंद किया जा सकता है, यानी मिडिल ईस्ट के अंदर से तेल निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। और ईरान जानता है कि एक बार तेल खत्म हुआ, एक बार पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन सूखने शुरू हुए, पूरी दुनिया का दिमाग खराब हो जाता है, पूरी दुनिया घुटनों पर आने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि आज की दुनिया, कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज की दुनिया बिना गैस और पेट्रोल के नहीं चल सकती है। कतर पे जो हमला हुआ है उसके बाद कतर ने गैस का प्रोडक्शन एक बार फिर से बंद कर दिया है और रास्ते जिस तरह से बंद हैं, जो ओमानी रूट बनाया था अमेरिका ने, जहां से वो चाहता था कि जहाज निकलवा दे, वो ओमानी रूट भी बंद पड़ा है और ईरानी रूट भी बंद पड़ा हुआ है। ईरान जहाजों को निकलने नहीं दे रहा है। और इस बीच में ईरान ने एक और काम किया है। अगर आप देखेंगे इस जंग के बाद जब सीज फायर हुआ था, एमओयू साइन हुआ था और ईरान को सैंक्शन से छूट दी गई थी, तो उस पीरियड में 60 मिलियन बैरल तेल वो पहले ही सप्लाई कर चुका है दुनिया को। और कल की रात में उसने 10 मिलियन बैरल और निकाला है वहां से। अपना बड़ा जहाज इस्तेमाल किया है जिसको कहते हैं सुपर टैंकर। तो सुपर टैंकर की मदद से 70 मिलियन बैरल ईरान तेल बेच चुका है, जिससे फायदा ज्यादातर तेल जो है वो ईरान के दोस्तों को गया है, चाइना को गया है और इस तरह की कंट्रीज को गया है। उसका फायदा यह है कि ईरान के पास अच्छा खासा पैसा आ गया है इतना तेल बेचकर, ताकि अगर जंग लंबी चलती है तो वो अपना काम चला सके। उधर मैंने कल भी आपको दिखाया था, आज एक बार फिर से दिखा देता हूं कि अमेरिका में
जो स्टोरेज है, जितना तेल स्टोर करके रखा जाता है ताकि काम चले, वो स्टोरेज अपने लोवेस्ट लेवल की तरफ जा रहा है। और अगर यही स्पीड रही तो अमेरिका में गैस स्टेशन सूख भी सकते हैं। तो जब अमेरिका का यह हाल है कि तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हुई, बंद हुई, तो उसके ऑयल रिजर्व्स गड्ढे में जा रहे हैं, तो बाकी दुनिया के बारे में आप सोच लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि चाइना के अलावा और रशिया के अलावा कोई ऐसा मुल्क है, या अफ्रीका के कुछ मुल्कों को, और इस तरह के मुल्कों को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट मुल्कों की बात कर रहा हूं कि कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास महीने 2 महीने का तेल हो। तो अगर जंग लंबी चलती है तो हर जगह परेशानी शुरू हो जाएगी। और जैसा मैंने कहा, ईरान इस बात को अच्छी तरह से जानता है। इसलिए कितने भी बम गिरा दे अमेरिका, कितने भी घर तोड़ दे, कितने भी पुल तोड़ दे, कितनी भी जगहों पर बम गिरा दे, अगर ईरान का कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर बना रहता है तो यह सारी बमबारी बेकार है। अगली डील में बैठकर सबका पैसा ईरान वसूल लेगा, जैसे पिछली डील में उसने पैसे वसूले हैं। यह बिल्कुल क्लियर सी बात है। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान ने कब्जा करके रखा हुआ है, उसको वो नहीं छोड़ेगा। दरअसल राइटर्स में एक बड़ी मजेदार खबर थी कि ये जो पूरा एमओयू हुआ है, इसका जो पैरा 4 है वो सारी लड़ाई का जड़ है। अब वो पैरा क्या कहता है? वो पैरा कहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान ये सुनिश्चित करेगा, ईरान ये तय करेगा कि वहां से जहाज बिना किसी दिक्कत के निकल जाए। ओमान के साथ मिलकर ईरान ये चीज तय करेगा। अब अमेरिका क्या समझ रहा है? अमेरिका कह रहा है कि इसका मानी ये है कि ईरान की जिम्मेदारी है कि वहां से जहाज निकलते रहे। ईरान कह रहा है बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, और हम तस्लीम करते हैं जिम्मेदारी कहां होती है? जहां मालिकाना हक होता है। अगर आपका मालिकाना हक नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आप फर्ज कीजिए कि एक पेट्रोल पंप है और आपसे कहा जाता है आपकी जिम्मेदारी है कि इस पेट्रोल पंप पर जो भी आए उसकी गाड़ी को पेट्रोल मिले, उसके साथ कोई बदतमीजी ना हो, और वो पेट्रोल के पैसे सही तरीके से दे भी दे। ये जिम्मेदारी किसकी होगी? या तो मैनेजर की होगी या मालिक की होगी। मैनेजर के पास भी उस समय तो मालिकाना हक होता है ना। वो कहता है हमारा पंप है, हमारी बात चलेगी। तो जब आप कह रहे हैं कि ईरान की वहां जिम्मेदारी है, इसका मतलब है कि इस फैक्ट को आप तस्लीम कर रहे हैं कि होर्मुज के ऊपर मालिकाना हक जो है वो ईरान का है। ईरान यही बात कह रहा है कि हम तो मैनेज करने को बिल्कुल तैयार हैं। जहाज निकले यहां से, खूब शौक से निकले, लेकिन हमसे पूछ के निकले। अगर बिना हमसे पूछे निकलेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर हमारी सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है, फिर हमारे मालिकाना हक पर सवाल है। तो ईरान ये नहीं कह रहा है कि हम जहाज नहीं निकलने देंगे। ईरान ये कह रहा है कि जहाज निकलें, लेकिन हमारी इजाजत लेकर, हमारी परमिशन लेकर, हमसे हरी झंडी चलवाकर उसके बाद निकलें। अमेरिका को इससे दिक्कत है। अमेरिका कह रहा है कि भाई इसका मानी ये नहीं है, इसका मानी ये है कि आप निकलने दीजिए। फिर ईरान और ओमान की जरूरत क्या है? फिर तो ईरान अपने घर में बैठे और होर्मुज से जहाज निकलते रहे। लेकिन ये तो होता था इस जंग के पहले, जब अमेरिका और इजराइल ने इलीगल हमला किया था, उसके पहले ये होता था। अब आपने हमला किया, होर्मुज बंद हो गया, अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा। ये बात अमेरिका को समझनी पड़ेगी। जहां तक हमलों की बात है, अमेरिका ने हमले किए। शुरुआती जो हमले किए थे ईरान ने, वो कुवैत और बहरीन पर किए थे, लेकिन उसके बाद उसने जॉर्डन के ऊपर भी हमला किया है, कतर के ऊपर भी हमला किया है, और जो धमकी दी है वो ज्यादा खतरनाक है। उसका कहना है कि हम केवल मिलिट्री इलाकों तक महदूद नहीं रहेंगे। और अब सैयद अली खामनेई सुपुर्दे खाक हो चुके हैं। जनाजा खत्म हो चुका है, पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अगर जुमे को मुस्तफा अली खामनेई आते हैं बाहर तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन यह मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब ईरान इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब ईरान का पूरा फोकस इस जंग पे होगा। और खबरें यह आ रही हैं कि पाकिस्तान और कतर कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि मीडिएटर जब मजबूत होता है तो वो दोनों के ऊपर प्रेशर बना सकता है। जब मीडिएटर दोनों से कमजोर होता है तो क्या करेगा? मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान भिड़े हुए थे। ट्रंप का दावा है कि उसने जंग रुकवा दी। यह दावा सही हो सकता है, क्योंकि अगर दोबारा कुछ करते तो ट्रंप मोदी को भी डांट सकता था और ट्रंप आसिम मुनीर को भी डांट सकता था। दोनों की हिम्मत नहीं थी कि ट्रंप के कहे को टाल दें। लेकिन यहां पर पाकिस्तान और कतर न तो ईरान को डांटने की कंडीशन में है और ना ही ट्रंप के सामने कुछ बोलने की कंडीशन में है। इसलिए
वो सिर्फ यहां का मैसेज वहां, वहां का मैसेज यहां कर सकते हैं, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समझौते के साथ कि जो मीडिएटर्स हैं वो प्रेशर क्रिएट करने की कंडीशन में नहीं है। आप याद कीजिए, पिछली बार भी ओमान मीडिएट कर रहा था और उस समय ईरान पर हमला हो गया। अब ओमान भी अमेरिका पर यह प्रेशर क्रिएट करने की कंडीशन में नहीं था कि जब बातचीत चल रही है तो तुमने हमला क्यों कर दिया, तुरंत पीछे हटो। अमेरिका नहीं सुनता। इसलिए इस तरह के मीडिएशन में हमेशा यह खतरा रहता है कि एस्केलेशन के समय आपकी कोई खास चलेगी नहीं, और वाकई यही बात है, नहीं चल रही है। अमेरिका की जो प्लानिंग होगी वही चलेगी। अब आइए इजराइल पर। एक खबर प्लान कराई गई और यह खबर बहुत तेजी से चल रही है, CNN पर है, बाकी सारी जगहों पर है, कि इजराइल के मोसाद ने अमेरिका को बताया है कि ईरान ट्रंप के मर्डर का प्लान बना रहा है, ट्रंप की हत्या का प्लान बना रहा है। अब आप देखिए यह जंग कैसे शुरू हुई। मैं कई बार बता चुका हूं, मोसाद ने अमेरिका को और इजराइल को और इंडिया को और कई कंट्रीज को यह फीड किया कि खामनेई की हत्या होगी और उसके तुरंत बाद ईरान की आवाम सड़कों पर आ जाएगी। यह गलत था, लेकिन इन्होंने फीड किया, अमेरिका ने इसको माना और यह जंग शुरू हुई। और आज हालत यह है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था उसको खुलवाने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं अमेरिका और बाकी मुल्क। अब यह खबर भी जो है ये ऐसे ही प्लांट की गई है। ये जंग का माहौल बनाने के लिए प्लांट की हुई खबर है, ताकि दुनिया से ट्रंप ये कह सके कि देखो हमारी जान को खतरा था इसलिए हमने हमला किया। वैसे तो जब तुमने पहले ही हमले में वहां के रहबर की हत्या कर दी तो यह बिल्कुल जायज बनता है कि वो भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करे, लेकिन यह खबर गलत है और यह खबर प्लांट की गई है। कल एक बयान आया इजराइल से, वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का, जिसमें वो कह रहा है कि ईरान से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एक और खबर आई कि जो अभी हालिया हमले हुए हैं ईरान के अंदर वो अमेरिका ने नहीं किए हैं, वो इजराइल ने किए हैं। और खास तौर पर जब हमला हुआ है जॉर्डन के ऊपर तो यह शक और बढ़ जाता है, क्योंकि जॉर्डन की जरूरत नहीं है अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए, जब बहरीन और कुवैत पहले से उसके पास है। इतनी दूर से हमला क्यों करेगा वो? तो जॉर्डन से जो हमले हुए थे, क्योंकि हमले हुए होंगे तभी ईरान ने पलट के हमला किया होगा, क्या वो हमले इजराइल ने किए थे? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। एक और खबर चल रही है कि स्मारिश ने कहा कि विटकॉफ जब अभी आया था तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों के पास सीमा पर, बाउंड्री पर 20 लाख नाजियों को नहीं रहने दूंगा। ये कह रहा है वो गजा के लोगों के लिए, जिन गजा के लोगों के साथ इजराइल ने नाजियों की तरह बिहेव किया है उनको नाजी कहा जा रहा है। यानी उस बॉर्डर पर भी जंग को दोबारा उभारने की कोशिश की जा रही है और दुनिया को यह बताया जा रहा है कि अमेरिका गजा के सफाए में भी हमारे साथ है। यानी इजराइल पूरी तरीके से इसमें लग गया है माहौल बनाने में कि किसी भी तरह से जंग दोबारा शुरू हो जाए। इस साल के आखिर में इजराइल में इलेक्शन है और उस इलेक्शन में नेतन्याहू के जीतने की उम्मीद बहुत कम है, और खास तौर पे तब जब इजरायली ये मानते हैं कि ईरान के साथ जंग में बहुत बुरी हार हुई है इजराइल की। ऐसे में फिर से जंग को भड़काने के लिए नेतन्याहू कुछ भी कर सकता है और ट्रंप कैसे भी बयान दे, ये बात तो दुनिया मान के चलती है कि उसकी फाइलें कहीं और हैं, उसकी फाइलें तेल अवीव में कहीं दबी पड़ी हैं, जिसके चलते फाइनली चलती इजराइल की ही है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा कि संडे तक अच्छे अच्छे बयान भी आ सकते हैं, लेकिन यह खदशा भी है कि ऐसे बयानों के बावजूद जंग ना रुके, जंग लगातार चलती रहे। और ईरान में यह कहा जा रहा है कि 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट की तैयारी हो गई है, यानी एटम बम बनाने की तैयारी हो गई है। तो यह जंग कहां जाएगी, कहां तक जाएगी, यह कहना बेहद मुश्किल है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने अभी कहा था कि वे मुझे मारना चाहते हैं। यही खबर आ रही है कि यह खबर उसके पास, ये पीस ऑफ इंटेलिजेंस है, ये उसके पास मोसाद ने पहुंचाया है। क्यों पहुंचाया है बताने की जरूरत नहीं है, आप शायद बड़े कायदे से इस बात को समझ सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये तमाशा चल रहा है, जंग चल रही है, बिल्कुल साफ जंग चल रही है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा लगता है कि खामनेई साहब के साथ ही दफन हो चुका है। आगे क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन अगर जंग ऐसे ही चलती जाती है तो एक बार फिर मुश्किल दिनों के लिए तैयार हो जाइए। बाकी मिडिल ईस्ट के फ्रंट पर जो कुछ जैसे जैसे होता जाएगा मैं लगातार अपडेट करता जाऊंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और इनको अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक भी भेजिए ताकि हकीकत, ताकि सच दूर तक पहुंचे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।